नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं MPSI पुलिस रिक्रूटमेंट जो आपकी परीक्षा है उसका 2017 का जो 1 नवंबर को जो प्रथम पाली का इंग्लिश का पेपर था उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों ना केवल मैं आपको आंसर्स बताऊंगा बल्कि जो कंसेप्ट है उसके पीछे का जो फाउंडेशन है, किस तरीके से वो आंसर आया, दूसरा आंसर क्यों नहीं आया, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो हर क्वेश्चन के आगे एक डायरेक्शन दी होगी, उस डायरेक्शन से हमको समझ में आएगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन समझ लेते हैं। देखो डायरेक्शन क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है दोस्तों हर इसके 4 क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशंस के आएंगे, 4 आर्टिकल्स के आएंगे, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते जाएंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ढूंढना है किसमें, इस सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, टुडे देयर इज मोर एम्फेसिस डैश ऑब्टेन एक्सरसाइज एंड ग्लोबल एक्सपोजर। देखो क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि आज जो है देयर इज मोर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जोर, है ना, आज जो है पर जोर दिया जा रहा है। तो याद रखो दोस्तों ये आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन का आपका क्वेश्चन है। क्या है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन का आपका क्वेश्चन है। और याद रखना है हमको कि ये जो वर्ड है आपका कौन सा, एम्फेसिस। एम्फेसिस के साथ हमेशा दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है। एम्फेसिस जो है उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। देखो किस पे अगर हम लोग इसका हिंदी भी करने जाएं, है ना, तो देखो क्या होगा कि टुडे देयर इज मोर एम्फेसिस। आज जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है किस पर, देखो जोर दिया जा रहा है किसके ऊपर, पर, है ना। तो यहाँ पे आप देखो पर के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि किसी पर जोर दिया जा रहा है। किस पर जोर दिया जा रहा है, ऑब्टेन एक्सपर्टाइज। इसका मतलब है कि एक एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए, एक एक्सपर्ट बनने पर जोर दिया जा रहा है, एक होनहार बनने पर जोर दिया जा रहा है। और उसके साथ में ग्लोबल एक्सपोजर, और किस पे जोर दिया जा रहा है, ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब पूरे एक ग्लोबल लेवल पे, एक वास्ट बड़े लेवल पे हमारा वहां पर एक्सपोजर हो, हमको हमारा एक्सपीरियंस हो, उस सेंस में यहां पर बात हो रही है। तो जोर देने पर बात हो रही है। तो दोस्तों पर के लिए तो आपका ऑन आना है। दूसरे आप देख लो, देखो एम्फेसिस एंड ऑब्टेन एक्सपर्टीज एंड। तो देखो कभी भी एंड होता, देखो एक चीज मैं आपको एंड के खिलाफ बताता हूं कि एंड यहाँ पे क्यों नहीं होगा। देखो अगर यहाँ पे एंड होता दोस्तों तो आपका जाहिर सी बात है यहाँ पे एंड वैसे भी नहीं होना था। अगर ये एंड वाला सेंटेंस होता तो यहाँ पे कॉमा हो जाता, भाई यहाँ पे क्या हो जाता, कॉमा हो जाता। लेकिन यहां पर आप देखो कॉमा नहीं है, इसका मतलब एंड यहां पे नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको पता ही है कि दो एंड तो लगना नहीं है, यहां पे ऑलरेडी एंड लगा हुआ है तो फिर वहां एंड नहीं लगेगा, तो इसलिए एंड आपका क्रॉस आउट हो गया। आगे देखते हैं, टुडे देयर इज मोर एम्फेसिस फॉर ऑब्टेन। तो फॉर ऑब्टेन नहीं होगा, फॉर के बाद किसी के लिए, है ना, फॉर, तो फॉर ऑब्टेन, फॉर के बाद कोई वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे तो देखो वर्ब हो गया ना, तो ये फॉर का मतलब क्या होता है भाई, फॉर का मतलब निकल के आता है के लिए। तो यहाँ पे किसी के लिए, जोर देने के लिए तो बात नहीं हो पा रही है ना। फॉर मोस्ट एम्फेसिस मोस्ट ऑब्टेन, है ना, तो एम्फेसिस मोस्ट तो होगा नहीं, है ना। वैसे भी ये आपका जो क्वेश्चन है वो देखो, अब टुडे देयर इज मोर एम्फेसिस मोस्ट, अगर यहाँ पे मोर है, ध्यान दो दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी मोर एम्फेसिस है तो मोस्ट तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मोस्ट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मोस्ट हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। भाई जब सबसे कंपेयर करना है कि यू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करें तो हम लोग मोस्ट लगाते हैं। इसका मतलब क्या कि मोस्ट भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब आंसर हमारा ऑन,
है ना। हर तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ऑन हमारा आंसर है, एक तो फिक्स प्रीपोजिशन उस तरीके से बताया, और दूसरा मैंने बताया कि 3 ऑप्शंस जो है वो क्यों नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से इतनी ही डिटेल में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें देखना है। आप देखो क्या लिखा है, डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम उस रात को वहां पर आए थे, है ना। डैश नाइट, डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। अब देख लेते हैं, तो देखो क्वेश्चन है डिड यू, देखो डिड है तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। ये अब मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बता दी, तो डिड यू अराइव देयर डैश नाइट। अब दोस्तों देखो क्या होगा, एट नाइट हो सकता है कि थ्रू नाइट हो सकता है कि इन नाइट हो सकता है कि ऑन नाइट हो सकता है। तो देखो डिड यू अराइव देयर एट नाइट, डिड यू अराइव देयर ऑन नाइट, डिड यू अराइव देयर इन नाइट। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट आंसर आपका ये है, डिड यू अराइव देयर एट नाइट, रात को, है ना। तो रात को, है ना, रात को के सेंस में, तो यहां पर एट क्यों लगाया, क्योंकि हम एग्जैक्ट की जगह की बात करते हैं। डिड यू अराइव देयर एट नाइट, क्या रात को, उस पिन पॉइंट, है ना। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जब हम निश्चित समय की बात करते हैं दोस्तों, किस समय की, एकदम निश्चित समय की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग एट लगाते हैं, है ना। देखो दूसरे क्यों नहीं होगा, डिड यू अराइव देन थ्रू नाइट, तो थ्रू नाइट का मतलब होता है से होकर, क्या मतलब होता है, से होकर, तो रात से होकर, क्या आप रात से होकर आए हो, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो ऑन नाइट, डिड यू रात पर आए हो, क्या तुम रात के ऊपर आए हो, ऑन का मतलब पर होता है ना, ऑन का मतलब आपका पर होता है या फिर ऊपर होता है ना। तो क्या आप रात के ऊपर आए हो, तो वैसा भी नहीं होगा। क्या तुम रात में आए हो, डिड यू अराइव देयर इन नाइट, तो देखो डिड यू रात में आए हो, तो देखो यहाँ पे में क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि में का मतलब है रात के अंदर अंदर, रात के अंदर अंदर। अब रात तो देखो आप देखो शाम को 7 बजे से लेकर तो आपका सुबह 6 बजे के पहले तक रात रहती है, तो क्या वो उस तरीके से बात कर रहा है ना। उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का एक निश्चित समय की बात है कि भाई कब आए, रात को आए, रात को मतलब किसी फिक्स, रात के किसी फिक्स टाइम के ऊपर आए, वो उसका कहने का मतलब है ना। केवल रात में बोला तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी रात के अंदर अंदर आए, है ना, मतलब किसी के अंदर आने की बात नहीं हो रही है कि रात के अंदर, अंधेरे के अंदर आए, इस तरीके से बात नहीं हो रही। वहां क्या बात हो रही है कि उस समय आए, यहाँ पे देखो रात से एक समय की बात हो रही है कि किस समय, उस समय पर आए, और जो कि एक पॉइंट ऑफ समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका जो है एट दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद रखना है, निश्चित समय की बात हो रही है, भले यहाँ पे नाइट है लेकिन वो निश्चित, उस नाइट में भी निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए हमने एट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है देखो, सेम इसमें भी हमको प्रीपोजिशन देखना है। देखो वी विल सप्लाई द गुड्स डैश रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर। अब इसका थोड़ा सा हिंदी हम लोग कर लेते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं कि वी विल सप्लाई द गुड्स, है ना, हम लोग क्या करेंगे, आपको जो सामान है वो सप्लाई कर देंगे। कब कब सप्लाई करेंगे, डैश रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, आपके जो ऑर्डर है, ऑर्डर की जो रिसिप्ट है वो आने पर हम कब सप्लाई करेंगे आपको सामान, हम आपको चीजें कब सप्लाई करेंगे, आपके ऑर्डर की जो रिसिप्ट है उसके आने पर। तो मतलब पर का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, ऑन, क्या हो गया दोस्तों, ऑन। देखो फिर से, वी विल सप्लाई द गुड्स, हम जो है आपको गुड्स सप्लाई कर देंगे, कब कर देंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, आपके ऑर्डर को रिसीव करने पे। भाई एक बार आपने हमको लिखित में ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर की रिसिप्ट हमको दे दी, तो हम आपको क्या करेंगे, गुड सप्लाई कर देंगे। तो मतलब दोस्तों हमारा ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी याद रखो। और रिसिप्ट जो वर्ड है, ठीक है ना, ये आपका, इसको आप एक फिक्स प्रीपोजिशन की तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं कि रिसिप्ट से पहले जो है आपका ऑन आता है, बस ये आप बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। रिसिप्ट से पहले जो है आपका ऑन प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ये दिमाग में बिठा के रख लो। ये हम लोग इसको यहां पे लिख देते हैं,
ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ऑन रिसिप्ट, ये बिल्कुल आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो हमारा आंसर ऑन हो गया। देखो बाकी क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता रहा हूं। तो वी विल सप्लाई द गुड्स डैश रिसिप्ट एट रिसिप्ट। तो एट रिसिप्ट, तो देखो एट का क्या होता है, एट या तो हम किसी, देखो या तो हम किसी फिक्स, है ना, फिक्स टाइम पर हम एट लगाते हैं, ठीक है ना, या फिर हम किसी फिक्स प्लेस पर एट लगाते हैं, है ना। फिक्स मतलब या तो निश्चित जगह, एकदम डेफिनेट, है ना, किसी फिक्स या निश्चित टाइम पर या निश्चित किस पर, जगह पर। तो ये रिसिप्ट ना तो कोई समय है, ठीक है ना, और निश्चित जो है ये, सॉरी, जो रिसिप्ट वर्ड है ना तो कोई फिक्स टाइम है आपका और ना ही ये कोई फिक्स जगह है, ठीक है। ऑन रिसिप्ट, तो ये एट तो इसलिए आएगा नहीं, ठीक है। इन रिसिप्ट तो होगा नहीं, किसमें, रिसिप्ट के अंदर, है ना। इन का मतलब क्या आ रहा है, मे आ रहा है, तो मे तो यहाँ पे कोई होना नहीं है। फॉर रिसिप्ट, तो देखो वी विल सप्लाई द गुड्स फॉर रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर, कि हम इसलिए तुमको गुड्स सप्लाई करेंगे तुम्हारी रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर के लिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर के लिए। तो के लिए के सेंस में तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके बाकी सारे रॉन्ग और ऑन आपका सही। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर एक का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। देखो फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट्स डिसाइड डैश, अच्छा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही लगाना है इसके अंदर भी। देखो क्या हो रहा है, लेट्स डिसाइड डैश द डेट डैश द नेक्स्ट मीट। अब यहां पर क्या बात हो रही है कि चलिए, लेट्स डिसाइड का मतलब होता है, लेट्स का मतलब होता है चलो हम, ठीक है। लेट्स जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है चलो हम या फिर आओ हम, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आओ हम, कि चलो हम या आओ हम क्या करें, डिसाइड कर लें, हम लोग निश्चय कर लें, ठीक है। क्या डिसाइड कर लें, क्या मिलके हम लोग उसको कर लें, डिसाइड डैश डेट डैश द डेट, ठीक है, डैश द नेक्स्ट मीट। तो लेट्स डिसाइड क्या होगा, एट द डेट, है ना, एट द डेट तो नहीं होगा। लेट्स डिसाइड फॉर द डेट, फ्रॉम द नेक्स्ट नहीं होगा, टू द डेट। लेट्स डिसाइड ऑन द डेट। देखो कभी भी हम टाइम की बात करें, है ना, ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट वीक, ये आपका यहां पर डी वाला दोस्तों सही होगा। मैं बताता हूं कैसे सही होगा। पहले देखो, लेट्स डिसाइड ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट मीट, है ना, ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट। देखो इसकी एक हिंट क्या है कि पहले तो जो डेट, चलो हम लोग क्या करते हैं, उस दिनांक पर, उस तारीख पर हम लोग निश्चय कर लेते हैं कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर जो तारीख है, ये जो दिन है, ये अपन निश्चित कर लेते हैं। तो ये दिन निश्चित कर लेते हैं, तो ऑन द डेट, है ना, ऑन द डेट। तो माय बर्थडे विल बी ऑन द 2nd ऑफ मे। तो कब होगा, 2nd मई को होगा। तो उस परिस्थिति में भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो लेट्स डिसाइड ऑन द, तो समय पर, इस तारीख, ऑन द डेट मतलब इस तारीख का निश्चय अपने को करना है कि इस पर्टिकुलर दिन पर, है ना। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम लोग कब डिसाइड करेंगे, इस दिन पर करेंगे, इस दिन के ऊपर, है ना, के ऊपर के सेंस में आ रहा है, के ऊपर। भाई किस दिन के ऊपर, इस दिन के या इस तारीख के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, अगली मीटिंग के लिए, भाई फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, की अगली मीटिंग कब करना है ना, अगली मीटिंग के लिए, है ना, अगली मीट के लिए, ये मीटिंग हो जाएगा आपका, है ना। तो अगली मीटिंग के लिए हम लोग कब डिसाइड करेंगे, इस दिन डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है ना, तो अगली हम लोग किसका, अगली मीटिंग के लिए, अगली मीटिंग के लिए जो हम तारीख डिसाइड करेंगे वो कब करेंगे, के ऊपर। आ रहा है समझ में, तो ऑन होगा। देखो दूसरे क्यों नहीं होंगे, लेट्स डिसाइड एट द डेट, समय एट निश्चित, तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है ना। बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नहीं होगा। लेट्स डिसाइड फॉर द डेट, देखो अब फॉर द डेट का मतलब होता है, क्या होता है कि लेट्स डिसाइड के लिए, किसके लिए, तारीख के लिए। चलो तारीख के लिए निर्णय करते हैं, तो के लिए तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। उसके बाद लेट्स डिसाइड टू द डेट, है ना, उस दिनांक को डिसाइड करते हैं, टू द नेक्स्ट मीट की, और अगली मीटिंग को, उस दिनांक को डिसाइड करते हैं, अगली मीटिंग को। तो दोनों में टू का मतलब तो होता है आपका को और
को, तो ये भी आपका नहीं होना है, ठीक है। मतलब आपका बिल्कुल ये वाला एक्यूरेट है, ऑन द डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल अब इसमें देखना है, 4 क्वेश्चंस हमने देखे, 4 हमारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके प्रीपोजिशंस के थे। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं। देखो डबल फिलर्स है, क्या लिखा हुआ है, आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड थ्रू डैश मेल, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं आई एम मेकिंग मॉम एंड डैश डैश क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है। तो आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड डैश क्रिसमस प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, क्रिसमस है, ठीक है, सी है, मतलब क्या है, ये आपका कंसोनेंट वर्ड है, ठीक है ना। सी से शुरू हो रहा है दोस्तों, मतलब ये कंसोनेंट वर्ड है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे या तो ए आएगा, ठीक है ना, या फिर आपका द आने वाला है, एन तो नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारा या तो ए आएगा या फिर हमारा द आएगा, मतलब एन कहीं भी नहीं आएगा। तो एन वाले सारे कट कर दो, एन वाला ये भी नहीं आएगा, एन कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एन नहीं आने वाला है ना। सेकंड में भी आप देखो, सेकंड के अंदर भी आपका एन नहीं आने वाला है, तो कट हो गया। अब हमारे पास बचे कितने, 2 ऑप्शन, है ना। एक तो ये ए और द, और दूसरा आपका जो है वो ए और ए। अब देख लेते हैं, देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। देखो दोस्तों द का मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको वॉवेल के बारे में इसके बारे में बता देता हूँ, आर्टिकल के बारे में, ठीक है ना, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आप देखो आर्टिकल जो है दोस्तों, हमारे 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। 2 तरह के हमारे आर्टिकल होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं कि निश्चित। डेफिनेट का आपका मतलब है ठीक है, निश्चित आपके आर्टिकल, और इधर अनिश्चित, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके अनिश्चित, जिसमें निश्चित नहीं है। दोस्तों निश्चित आर्टिकल में एक आर्टिकल आपका आता है क्या, द, ठीक है, एक आर्टिकल आता है आपका क्या, द। और अनिश्चित में आपके 2 आर्टिकल बनते हैं, कौन से, एक तो ए और दूसरा आपका एन, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब ये जो द आर्टिकल है ये कहाँ लगता है, ये द जहां भी लगेगा तो ये क्या कर देगा, पिन पॉइंट कर देगा। पिन पॉइंट का मतलब होता है कि उस चीज को भीड़ से अलग कर देगा, ठीक है, बिल्कुल उसको निश्चित कर देगा, उसी की बात हो रही है, उसके अलावा किसी चीज की बात नहीं हो रही है ना। जैसे अगर मैंने बोला एक एग्जाम्पल, द पेन, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था द के बारे में, उससे एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि द लगाना है किसी मॉन्यूमेंट के सामने, किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने, किसी यूनिक चीज के सामने, जैसे द रिवर, द सन, द गंगा, द हिमालय, है ना, द यूएन, कोई बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, द यूनाइटेड नेशंस है, द WHO है ना, कोई बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट है, बड़ा बिल्डिंग है, कोई यूनिक चीजें हैं, कोई इस तरह की बात हो रही तो द लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखते हो जब हम पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं हर जगह द आता है, जहाँ पे मॉन्यूमेंट नहीं है वहां पे भी द आता है ना। जैसे माई ब्रदर इज इन द रूम, तो वहां पे द आ गया। अब आप बोलोगे उसमें तो कोई मॉन्यूमेंट नहीं है सर, फिर रूम तो कुछ भी नहीं है, फिर द क्यों आया। तो यहां मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो इसी एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि द आर्टिकल कैसे लगता है। देखो क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर इज इन, देखो दोस्तों इन द रूम भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। माई ब्रदर इन द रूम भी लिखोगे तो भी सही होगा। और अगर आपने लिखा कि माई ब्रदर इज इन अ रूम, दोनों सही है दोस्तों, ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों सेंटेंस में कुछ एरर है, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग बहुत अंतर है। दोनों के सेंटेंस के मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है, मैं आपको कहूंगा। देखो कैसे अंतर है, द रूम और अ रूम में काफी अंतर है। देखो कैसे, फर्स्ट वाला ध्यान से पढ़कर आप देखो कि क्या लिखा हुआ है कि माई ब्रदर इज इन द रूम। इसका क्या मतलब है, अगर इसका आप हिंदी करने जाओगे तो इसका हिंदी मतलब होता है कि मेरा जो भाई है ये उस रूम में है। कौन से रूम में है, उस कमरे में है। कौन से कमरे में, जिसके बारे में आपको प्रायर पहले ही सारी जानकारी है। मतलब आप उस स्पेसिफिक रूम की बात कर रहे हो, आप दुनिया के किसी भी रूम की बात नहीं कर रहे हो, आप उस रूम की बात बता रहे हो। जैसे किसी ने पूछा कि भैया आपका भाई कहाँ है, तो आपने क्या बोला, मेरा भाई कमरे में है। इसका मतलब कौन से कमरे में, उस पर्टिकुलर कमरे में जो उसका है, जो वहां है, उसके घर में एक कमरा है जिसके बारे में बोलने वाले को पूरी इंफॉर्मेशन है। उस कंडीशन में हम लोग द रूम लगाते हैं। अब अगर मैंने बोला क्या कि माई ब्रदर इज इन अ रूम, मतलब मेरा भाई किसी भी कमरे में है। ठीक है, रूम को मैंने क्या किया, निश्चित नहीं किया। समझ में आ रहा है दोस्तों, रूम को मैंने बोला किसी भी कमरे में। जैसे अगर मैंने बोला, इसी तरीके का एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, ये क्लियर करो दोस्तों। आर्टिकल्स इसमें बहुत आप लोग ए और एन तो कर लेते हो, लेकिन द में बहुत मार खा जाते हो, तो इसको बिल्कुल अपना फंडा पूरा क्लियर करो। जैसे अगर बोला कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, एक ये बोला। दूसरा, आई एम वॉचिंग द मूवी। क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोनों में क्या फर्क समझ में आ रहा है। एक में आप बता रहे हो आई एम वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब मैं कोई सी भी फिल्म देख रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि मुझे बताना कि वो कौन सी मूवी देख रहा हूं। भाई आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो मैं एक फिल्म देख रहा हूं। मैंने क्या बोला, अ मूवी मतलब एक फिल्म। तो अ जब लगाते हैं ना तो वो एक सेंस में आ जाता है। क्या हो जाता है, एक देख रहा हूं, कोई भी एक मूवी देख रहा हूं। लेकिन अगर आपने बोला कि आई एम वॉचिंग द मूवी, मतलब मैं वही मूवी देख रहा हूं। आपके दोस्त ने बोला कि अरे आपने लगान देखी, तो क्या बोलोगे, अरे हाँ आई एम वॉचिंग द मूवी, मतलब वो अभी देख रहा हूं मैं, है ना। तो द मूवी का मतलब होता है एनी स्पेसिफिक मूवी, मतलब एनी पर्टिकुलर मूवी, पर्टिकुलर मूवी, स्पेसिफिक मूवी, कोई फिक्स मूवी। इसीलिए इसको द जो है इसको हम लोग निश्चित या डेफिनेट आर्टिकल मानते हैं दोस्तों, क्योंकि द क्या कर देता है कि भीड़ से चीजों को अलग कर देता है। अगर मैं द पेन लिख दिया, इसका मतलब भीड़ से, दुनिया के जितने भी पेन हैं सब पेन से इस पेन को अलग कर दिया। जैसे द पेन इज वेरी स्मूथ, ये जो पेन दिख रहा है आपको, द पेन इज वेरी स्मूथ, ये पेन बहुत अच्छा है ना। द पेन इज वेरी, द पेन इज रेड इन कलर, तो ये जो पेन है, द पेन हैज रेड इंक, ये जो पेन है इसकी कैसी इंक है, इसकी लाल इंक है। मतलब मैं सभी पेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इसी पेन की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, द पेन, ये वाला पेन। अगर मैं बोलता अ पेन इज रेड, तो मतलब एक पेन जो है वो रेड है, लाल है, वो कोई सा भी हो सकता है। द लगा दिया, इसका मतलब मैंने एक स्पेसिफिक पेन की बात करी। दोस्तों क्लियर हुआ, बहुत जरूरी था आप लोगों को द का ये समझाना। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इंडेफिनेट में क्या है, दो है, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है ना। एक ए आ गया, दूसरा एन आ गया। तो ए जो है ये हम लोग किसके लिए लगाते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड। ये हम लोग कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं उनके पहले हम लोग लगाते हैं। जैसे अ काउ, तो ये काउ कौन सा साउंड है आपका, कंसोनेंट साउंडिंग वर्ड है। और एन कब लगाते हैं दोस्तों हम लोग, वोवेल साउंडिंग वर्ड्स आपके जो होते हैं उनके पहले हम लोग लगाते हैं। वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के पहले हम लोग लगाते हैं। जैसे एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। इसके अलावा भी जैसे एक वर्ड है आपका एमपी, है ना, ये लगा हुआ है आपका एमपी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, बताओ जरा भाई। यहाँ पे हमारा एन एम पी आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं हिंदी करने जाऊंगा तो इसका साउंड निकल के आ रहा है ए म, एम पी, म पी नहीं होता है, एम पी, मतलब म का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो मैंने क्या बोला मैंने यहाँ पे कि वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के पहले हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। वोवेल का साउंड होना चाहिए, वर्ड कोई भी हो दुनिया का, अल्फाबेट कोई सा भी हो, साउंड वो होना चाहिए। जैसे ऑनेस्ट, अगर यहां मैंने बोला
ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट में एच नहीं देखना, आप साउंड देखो, ठीक है। तो ये कौन सा ओ का साउंड आ रहा है भाई, ओ का साउंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है एन ऑनेस्ट, है ना। वैसे ही ये होता है यूनिट, है ना, यूनिट UNIT यूनिट होता है। तो देखो यूनिट में एन यूनिट नहीं आएगा, क्या आएगा, अ यूनिट आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि ये य का साउंड है, ये इसका जो वोवेल वाला साउंड नहीं है। देखो यू का वोवेल वाला अ साउंड होता है, लेकिन अनिट थोड़ी बोलते हैं हम, है ना। हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यज्ञ का साउंड है, तो ये वोवेल का नहीं है, ये तो कंसोनेंट का साउंड है। तो यहाँ पे अ यूनिट आएगा। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे से हम लोग। तो देखो क्या था, क्या बोला था मैंने यहाँ पे, देखो आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड, क्या आएगा बताओ, अ क्रिसमस प्रेजेंट या द क्रिसमस प्रेजेंट। मैं मॉम और डैड को जो है एक क्रिसमस, कभी भी एक के सेंस में बात होती है तो आपका ए और एन में से ही कोई आएगा, एक की बात हो रही है ना, क्योंकि अनिश्चित है, लेकिन इसमें इसका दोनों का जो मतलब है वो होता है एक। एक वचन के लिए भी हम लोग, एक वचन दिखाने के लिए भी हम लोग ए और एन लगाते हैं। तो देखो आई एम मेकिंग मॉम एंड डैड, मैं अपने मम्मी और पापा को जो है एक क्रिसमस प्रेजेंट बना रही हूँ। क्या बना रहा है वो, एक क्रिसमस, एक के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, मतलब हमारा ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अ क्रिसमस प्रेजेंट दैट आई विल सेंड, जो कि देखो, जो कि मैं सेंड करूंगा, किसके थ्रू सेंड करूंगा, किसके थ्रू, थ्रू अ मेल नहीं, थ्रू द मेल। द मेल क्यों, क्योंकि थ्रू उस पर्टिकुलर मेल के थ्रू, वो जो मेल ऑर्डर है जिसके थ्रू मैं वो ऑर्डर सेंड करूंगा, मतलब हमने क्या कर दिया, उसको निश्चित कर दिया, पॉइंट कर दिया उसको, है ना। तो ये आपका द आ गया यहाँ पे, मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो गया दोस्तों, ये वाला, ये वाला आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने पूरा समझाया, अब इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है, डैश AICTE, ये एक संस्था का नाम है, ठीक है। इज, है ना, इज ऑल सेट टू डिलीवर, वो पूरी तरीके से तैयार है क्या करने को, डिलीवर करने को, डैश लेथल ब्लो, है ना, डैश लेथल ब्लो टू, ब्लो का मतलब होता है कोई झटका, है ना, कोई किसी प्रकार का एक बैड न्यूज या किसी प्रकार का कोई एक झटका देने को तैयार है, ठीक है। किसको, टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी संस्थाएं हैं उसके अंडर जो आती है उन सभी को, दैट आर नॉट, जो कि जो नहीं फॉलो कर पा रही है, क्या नहीं फॉलो कर पा रही है, देयर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, उनके जो भी उनके जो नियम थे वो नियम को फॉलो नहीं कर पा रही, ऐसी सारी इंस्टीट्यूशंस को ये क्या करने वाली है, एक ब्लो देने वाली है, एक बहुत ही भयंकर पनिशमेंट या झटका या उनकी जो मान्यता है उसको रद्द करने वाली है, इस तरह की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये AICT, ये क्या है आपका, डेफिनेट कोई नाम है, क्या है ये, कोई डेफिनेट किसी नाम की बात हो रही, तो बिल्कुल आप सोचना नहीं, डेफिनेट जब है तो द आ गया, द AICTE, द आ गया पहले। डिलीवर क्या हो जाएगा, अ लिथल ब्लो, एक, है ना, यहाँ पे एक के सेंस में बात हो रही है कि वो एक बहुत ही जबरदस्त, एक बार जोर का झटका जिसको बोलते हैं, एक जोर का झटका, एक के सेंस में। तो यहाँ पे ये आपका कंसोनेंट है, मतलब ए आ गया, मतलब दोस्तों ये आपका ए और सॉरी द और, है ना, द है आपका और उसके बाद आ जाएगा, है ना, बिल्कुल ये इजी है आपका, द और अ, मतलब हमारा कौन सा, ए वाला जो है हमारा राइट है, ठीक है ना दोस्तों, ए वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7th वाला क्वेश्चन, ये भी आर्टिकल का है। शी इज डैश एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजमेंट फॉर डैश BPO सेक्टर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, शी इज एक्सपर्ट, तो वो एक एक्सपर्ट है। यहाँ पे भी ध्यान दो, एक की बात हो रही है, कौन से सेंस की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। एक दर्शाना है, कभी भी एक सिंगल बताना है, अगर एक बताना है याद रखो, कभी भी एक बताना है तो द का कोई रोल नहीं होगा वहां पे, या तो ए होगा यहाँ पे या फिर एन होगा। जब कोई निश्चित बताना है तो द का रोल आता है। तो शी इज डैश एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट है, इस तरह से बोलो, वो एक एक्सपर्ट है किसमें, वो वोकेशनल और कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट में एक एक्सपर्ट है, किसके लिए, फॉर द BPO सेक्टर। तो वहां तो द आएगा, लेकिन यहाँ पे शी इज एन एक्सपर्ट, क्या हो जाएगा, एन। तो एन का शुरू का हो रहा है, एन, देखो एन का एक ही शुरू हो रहा है, आपको ऑप्शन में ही वैसे ही आंसर आराम से मिल जाएगा। तो शी इज एन एक्सपर्ट इन वोकेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल मैनेजमेंट फॉर द BPO, द BPO सेक्टर, मतलब फॉर उस पर्टिकुलर, है ना, उसको डेफिनेट कर दिया ना, उस पर्टिकुलर BPO सेक्टर के लिए। तो ये आपका बराबर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ऑन हिज 15th बर्थडे, उसके कौन से 15वें जन्मदिन पर क्या हुआ कि द बॉय, उस लड़के ने, देखो द बॉय लगाया ना, मतलब वो पर्टिकुलर लड़का है ना, द बॉय मतलब देखो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उस लड़के की बात कर रहे हैं, किसकी, जिसका कि 15वां जन्मदिन था, इसलिए द आया है ना। तो द बॉय मेड डैश अनरीजनेबल डिमांड, क्या करा उसने, अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट फॉर कार। अब दोस्तों ये देखो ये वर्ड क्या लिखा है, अनरीजनेबल से शुरू हो रहा है। अब अनरीजनेबल साउंड कौन सा है, अ का साउंड है, इसका मतलब ये क्या है, वॉवेल है। भाई वॉवेल हो गया ना ये, अगर वॉवेल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो या तो एन आएगा है ना, और अगर निश्चय है तो या तो द आएगा, ठीक है, लेकिन शुरू वाला आपका एन और द से आएगा, तो आपका या तो द आने वाला है या फिर आपका एन आने वाला, ए तो नहीं आने वाला है, ए तो आपका क्रॉस हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, स्पेसिफिक बात हो रही है क्या, उसने निश्चय किया क्या, ऑन हिज 15th बर्थडे द बॉय मेड द अनरीजनेबल डिमांड का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर अनरीजनेबल जिसके बारे में हमको जानकारी है, लेकिन डिमांड और वो भी अनरीजनेबल जिसका कोई रीजन नहीं है, मतलब उसको एक के सेंस में आ रहा है। देखो ऑन 15 उसके 15वें जन्मदिन में जो लड़का है उसने एक अकारण की एक डिमांड उसने कर दी है ना, जिसका कोई रीजन ही नहीं था, ऐसी फालतू की डिमांड उसने कर दी है ना, तो एक फालतू की डिमांड कर दी, तो एक के सेंस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एन सही हो जाएगा, द नहीं आएगा, ठीक है। एन अनरीजनेबल डिमांड फॉर हिज पेरेंट, फ्रॉम हिज पेरेंट, उसके पेरेंट से, फॉर किसके लिए, फॉर द कार होगा कि अकार होगा, तो फॉर द कार का मतलब होता है क्या, द कार का मतलब होता है वही वाली कार है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं, फॉर एक कार के लिए उसने डिमांड किसके लिए कर दी, एक कार की डिमांड कर दी उसने है ना, तो फॉर एन अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट फॉर अ कार, किसके लिए, फॉर अ कार, तो एन आ गया और उसके बाद अ आ गया, ये हो गया हमारा। और वैसे भी एन अगर ऑप्शन है शुरू में तो उसके बाद एन के बाद तो हमारे पास एक ही दिया हुआ है ना, तो ये बी वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिस बुक इज डैश इंटरेस्टिंग। देखो अब ये आपका नया क्वेश्चन है, इसके डायरेक्शन आप देखो, चूज द अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन दी ब्लैंक्स। ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें से हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे हमको लिखना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज डैश इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज क्या लिखेंगे, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सबसे पहले तो ये क्या है, ध्यान देना, ये है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव के बारे में और खासियत बताना है, एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, मतलब यहाँ पे कोई सा एडवर्ब आना चाहिए। अब ये सब के सब जो है, दिस इज वेरी सिंपली, ये सब के सब आपके एडवर्ब्स ही हैं, कौन सा सही एडवर्ब होगा, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब बहुत, ये किताब जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या फिर टू इंटरेस्टिंग, मतलब टू नेगेटिव सेंस में आ जाता है ना, टू इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, टू हॉट, बहुत गर्म है ना, टू इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज टू मतलब इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर टू आया, एक और चीज मैं बताऊं, अगर टू आया दोस्तों तो टू के बाद एक सिंगल टू भी आना चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो दिस बुक इज टू इंटरेस्टिंग टू रीड, काय के लिए, क्यों, किस लिए इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के लिए, तो टू रीड, तो ऐसी पेयरिंग में टू आता है ना, टू का क्या बनता है, पेयरिंग बनता है, तो ये आपका नहीं होगा, पेयरिंग नहीं है यहाँ पे। सिंपली इंटरेस्टिंग, तो अगर सिंपली बोलो या इंटरेस्टिंग बोलो एक ही बात है ना, सिंपली इंटरेस्टिंग तो एक बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग है, तो ये सिंपली आपका ये भी यहाँ पे फिट मीनिंग में नहीं हो रहा है। मच इंटरेस्टिंग, मच जो है हम लोग जनरली अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, मच हॉट है ना, इस तरीके से, तो मच इंटरेस्टिंग है, तो आपका जो मोर एक्यूरेट जो है, ज्यादा एक्यूरेट आपका वेरी हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन आवर ओरिजिनल प्लान फेल्ड वी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि व्हेन आवर ओरिजिनल प्लान फेल्ड, जब हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा प्लान था, जो वास्तव में शुरुआत में हमारा जो प्लानिंग था, क्या एक देखो, जब वो फेल हो जाएगा, जब वो प्लान हमारा फेल हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कुछ और करने के लिए, टू डू समथिंग। देखो वी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू, क्या, टू डू इन प्लेस
उसकी जगह या टू डू और एल्स या टू डू अदरवाइज या टू डू इंस्टेड। तो टू डू इंस्टेड आपका सही है दोस्तों। कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके बदले में, ठीक है, उस कार्य के बदले में, ठीक है, उस तरीके से, है ना। ये इन प्लेस का मतलब होता है की जगह, की जगह, ठीक है। और ये और एल्स का मतलब और कुछ, है ना, और कुछ उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। और अदरवाइज का मतलब होता है, देखो अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो, बिल्कुल इस तरीके से उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो आप ही यहाँ पे देखो कौन सा ज्यादा सही आ रहा है हमारा। देखो व्हेन अवर ओरिजिनल, जब हमारा, सीधी सी बात है, हमारा जब जो ओरिजिनल प्लान था जब वो फेल हो जाएगा, जब प्लान वो फेल हो जाएगा तो हमको जो है कुछ और करना पड़ेगा, है ना, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा करने के लिए, है ना। तो टू डू इंस्टेड के बदले, है ना, किसके बदले, इस ओरिजिनल प्लान के बदले कुछ और करना पड़ेगा। मतलब हमारा ये वाला सी वाला जो है दोस्तों बिल्कुल राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज एन ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये आपका नया डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। हमको क्या करना है, ये दोस्तों देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमको देखना है कि इसका बेस्ट कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द गार्डनर कट्स द ग्रास विद अ मोवर। मोवर का मतलब होता है आपका जो दराता या खुरपा जो होता है, जो भी औजार, जो टूल है ना, जिससे घास काटते हैं, जो भी कोई टूल या कोई मशीन है उसकी बात हो रही है कि ये गार्डनर जो है वो क्या कर रहा है, कट द ग्रास विद अ मोवर। अब यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है कि द ग्रास इज कट विद अ मोवर बाय द गार्डनर, या फिर द ग्रास द ग्रास द ग्रास। एक चीज तो समझ में आ रही है दोस्तों कि ये द गार्डनर, यहाँ पे द गार्डनर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कट द ग्रास, ग्रास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक्टिव में है, ठीक है। चलिए एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक्टिव मैंने बना दिया और इधर ये आपका पैसिव मैंने बना दिया। दोस्तों देखो एक्टिव और पैसिव का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल इसका जो फॉर्मूला उसमें क्या होता है एक्टिव में कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो है मान लो वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म आ गया, जैसे कि यहाँ पर आ गया है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया या फिर वर्ब का 5वां फॉर्म आ गया और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या होता है, वो एक्चुअली प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होता है। जैसे अगर मैंने बोला वर्क, मैंने क्या बोला वर्क, तो वो आपका ये जो शब्द है, ये जो वर्ब है जो अपने आप में बिल्कुल प्लूरल फॉर्म में होते हैं, है ना, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, कोई भी नया वर्ड एडअप नहीं है, वो अपने आप में प्लूरल होता है। उसको हम लोग V1 बोलते हैं, है ना। और ये कब लगाते हैं, देखो प्लूरल कब लगाते हैं, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और ये देखो वर्ब का जो 5th फॉर्म है ना, इसका मतलब होता है आपका सिंगुलर। क्या मतलब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप या तो एस लगा दो या फिर ईएस लगा दो, ठीक है ना, एस लगा दो या फिर उसमें ईएस लगा दो। मतलब जैसे यही वाला जो वर्क शब्द है ये आपका बन जाएगा वर्क्स। और ऐसा कब करते हैं हम लोग, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो दोस्तों। कैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। चलो एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला आप देख लो कि सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर देखो पैसिव में करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद याद रखना दोस्तों, उसके बाद जो है वर्ब का 3rd फॉर्म, जो भी मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब जो भी है उसका 3रा वाला फॉर्म। और अगर आपका 3रा फॉर्म, उसके बाद जो है बाय लगेगा और उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इसमें आप देखो
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। तो आप देखो हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस गार्डनर के बारे में, तो ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है ना। आप देखो यहाँ पे कट्स, ये हमारा क्या है, ये वर्ब है और वर्ब का 5वां वाला फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये द ग्रास क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द ग्रास क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। और ये विद अ टूल जो है ना दोस्तों, ये आपके अदर वर्ड्स है, ये क्या है, अदर वर्ड्स, ये दूसरे आपके कुछ शब्द है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा एक्यूरेट है। भाई सबसे पहले क्या आना चाहिए, मैंने जैसे बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। पैसिव के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ग्रास है। देखो द ग्रास आ रहा है, द ग्रास दोस्तों चारों में आ रहा है, 1 2 3 4, चारों में आ रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से आना चाहिए, भाई ये अगर सिंगुलर है ना, जैसे कट्स दिया है तो इसका इज एम आ आएगा, तो मान लो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज आना चाहिए, है ना, इज या एम या फिर आर। देखो किस में आ रहा है, तो ग्रास है, देखो ग्रास है, ध्यान देना दोस्तों, ग्रास है तो उसके बाद इज आना चाहिए, तो ये ग्रास के बाद इज आ गया। हैज हैव नहीं आना चाहिए, पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट टेंस कब होता दोस्तों, जब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होता, कट का सेकंड फॉर्म भी कट है तो यहाँ पे वॉज आ जाता, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे इज आ गया, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सी, अभी डी भी हो सकता है अभी तक, है ना, और ये भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो उसके बाद सीधा सीधा आपका आ जाना चाहिए क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, कट, तो कट का थर्ड फॉर्म दोस्तों कट ही होता है ना। ये देखो V1 V2 और V3, तो कट का जो है, कट का कट होता है, कटेड नहीं होता है, उसका भी कट और उसका भी कट, तीसरा भी कट है। तो देखो कट कहाँ पे आ रहा है सीधा, है ना, इसके बाद कट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो हमारा गया। बी तो हमारा पहले ही चला गया, ये भी हमारा चला गया सी वाला, और ये देखो इज, और ये बीइंग आ गया। बीइंग आईएनजी वाले में आता है दोस्तों। बीइंग कब आता है पता है, आईएनजी वाले में। अगर यहाँ होता गार्डनर इज कटिंग द ग्रास तो हम लोग लिख सकते थे बीइंग कट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, मतलब ये भी गया, मतलब हमारा ए वाला जो है ना दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर है हमारा, द गार्डनर इज कट विद अ मोवर बाय द द ग्रास, सॉरी, द ग्रास इज कट विद अ मोवर। ग्रास किससे काटा गया, मोवर से काटा गया, किसके द्वारा, बाय द गार्डनर, गार्डनर के द्वारा काटा गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।